दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक वर्स में। आज हम सिगमंड फ्राइड के विचारों के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ समझते हैं। वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे। वो ऑस्ट्रियाई थे, न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषक थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था। उनके विचारों में मानव मन को समझने का तरीका बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी देन है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत जिसने यह बताया कि हमारा व्यवहार और विचार हमारे अवचेतन मन से प्रभावित होता है। तो आइए उनके प्रमुख विचारों को समझते हैं। सबसे प्रमुख उनका विचार यही अवचेतन मन ही है। यह सबसे उनका क्रांतिकारी विचार भी था। उन्होंने कहा कि हमारा मन एक आइसबर्ग की तरह है, जो ऊपर पानी के ऊपर दिखता है, वह हमारा चेतन मन है। यानी वह विचार जो हमें पता होता है, लेकिन पानी के नीचे का विशाल हिस्सा हमारा अवचेतन मन है। अक्सर कहा जाता है कि 1/9 पार्ट लगभग पानी के नीचे रहता है। तो उन्होंने बताया कि अवचेतन मन एक विशाल हिस्सा है हमारे मन का, जिसमें हमारी इच्छाएं, डर और दबी हुई यादें छिपी हुई हैं। फ्राइड का मानना यह भी था कि अवचेतन विचार हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, भले ही हमें इसका पता ना हो। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, हो सकता है कि उसके अवचेतन मन में कोई पुराना दुख या डर छिपा हो। फ्राइड ने फ्री एसोसिएशन और स्वप्न विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग करके अवचेतन मन को समझने की कोशिश की। उनके अनुसार हमारे सपने हमारे अवचेतन मन की खिड़की हैं। उन्होंने बताया कि सपने जो चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, वो हमारे अवचेतन मन की खिड़की हैं, जो हमारी छिपी इच्छाओं को अक्सर दर्शाती हैं। दूसरा विचार था उनका मन की संरचना। उन्होंने बताया कि मन की संरचना 3 तरह से है। उन्होंने पहला पार्ट बताया ईड को। यह हमारी मूलभूत इच्छाएं, मान लीजिए मूलभूत प्राइमरी इच्छाएं जो हैं, हमारी मूलभूत इच्छाएं और वृत्तियां हैं, जैसे भूख, प्यास और यौन इच्छाएं। यह तुरंत संतुष्टि चाहता है और नियम कायदे की परवाह नहीं करता। उन्होंने दूसरी मन की संरचना को ईगो कहा। ईगो यह हमारा तर्क संगत हिस्सा है, जो ईद की इच्छाओं को वास्तविकता के अनुसार नियंत्रित करता है। यह समझौता करता है ताकि हम समाज में ठीक से रह सके। वहीं सुपर ईगो तीसरी मन की संरचना है। यह हमारा नैतिक हिस्सा है, जो सही गलत का फैसला करता है। यह हमारी नैतिक चीज़ों को दर्शाता है, अंतरात्मा और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। और इन्हीं 3 नियमों का संतुलन फ्राइड ने बताया हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, और इन्हीं के टकराव से हमारे मानसिक संतुलन में व्यवधान पड़ता है, मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। और अब अगर बात करें उनके तीसरे विचार के बारे में, तो मनोविश्लेषण और थेरेपी उन्होंने बताया। फ्राइड ने मनोविश्लेषण की तकनीक विकसित की, जो मानसिक समस्याओं का इलाज करने का एक तरीका है। इसमें मरीज अपने विचारों और सपनों को खुलकर साझा करता है, और चिकित्सक अवचेतन में छिपे मुद्दों को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए चिकित्सक आपको समझता है, आपके विचारों को समझता है, और फिर उसका समाधान लाता है। फ्राइड का मानना था कि बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में प्यार नहीं मिला, तो वह बड़ा होकर असुरक्षित महसूस कर सकता है। उनकी थेरेपी का उद्देश्य था इन छिपे मुद्दों को सामने लाकर मरीज को राहत देना। और अगर बात करें हम फ्राइड के चौथे विचार के बारे में, तो फ्राइड का प्रभाव और आलोचना इनका चौथा विचार था। तो फ्राइड के विचारों ने मनोविज्ञान, साहित्य और कला को गहराई से प्रभावित किया। उनकी अवचेतन की अवधारणा आज भी मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी कुछ थ्योरी, जैसे यौन इच्छाओं पर अत्यधिक जोर, विवादास्पद रही। जहाँ तक कुछ विवादों में अत्यधिक जोर उन्होंने यौन इच्छाओं पर दिया, इसलिए कुछ विवाद में रहे। जहाँ तक सवाल है ओशो का, वो भी उनकी प्रमुख बुक थी सम्मोह से समाज तक, जो कि विवादों में रही। बेशक उनके विचारों का तोड़ दूसरा नहीं है, पर कुछ ऐसे विवाद रहे, कुछ ऐसे तत्व रहे जो कि उनके विचारों में व्यवधान डालते रहे और समस्याएं पैदा हुई। उन्हीं विचारों को लोगों ने
और अपने स्वरूप में लिया और बिगड़ती गई, समस्याएं बढ़ती गईं, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। ओशो हैं या सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कुछ हद तक काफ़ी समस्याओं का सामना किया है। तो फ्रायड का चौथा विचार हम लोग पढ़ रहे थे। तो कई आलोचकों का तो कहना है कि उनकी थ्योरी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होती है। तो हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने हमें सिखाया है कि हमारा मन एक गहरा रहस्य है और हमारे विचारों और व्यवहार के पीछे ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। उनके मनोविश्लेषण ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज भले ही उनकी कुछ थ्योरी पुरानी लगें, लेकिन मन को समझने में उनकी थ्योरी का योगदान अतुलनीय है। उनका जितना धन्यवाद दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समझने में, मानव मन को समझने के लिए कुछ विचार प्रस्तुत किए, सिद्धांत प्रस्तुत किए, कुछ फार्मूलाज लाए, वो आज कारगर साबित होते हैं। और ओशो भी जिक्र करते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने किस तरह से विचारों के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति लाई। उन्होंने मन को, उनकी एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, उस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया है कि हाउ ड्रीम्स कम, ड्रीम क्यों आते हैं, सपने क्यों आते हैं, सपनों में आखिर क्या आता है, क्या सपने हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हैं, ये सपनों का पूर्णतः अलग ही रूप है, हमारे जीवन से पूर्णतः भिन्न है। तो इस विषय में हम लोग अगले चैप्टर में विचार करेंगे सिगमंड की इस बुक के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद। तो टॉकवर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।